सबसे पहले आप बता दीजिए कि पीजीसीआई के बारे में एग्जामिनेशन जो है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो मैंने पिछली बार देखा था, उसमें से टेक्निकल पोर्शन में कहाँ से किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। है तो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो, अगर हम लोग अभी जैसे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग एसएससी जेई का प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, तो एसएससी जेई ठीक से है। अगर कंपेयर करें तो दोनों का लेवल में क्या डिफरेंस रहता है। एक होता है ना कि अगर तैयारी करना है तो इस प्रकार से तैयारी करो तुम कि वो ही एग्जाम तुम्हारा आखिरी एग्जाम हो। तो मैंने बस यही सोचा था। तो पावर ग्रिड के NR2 पूरा मतलब जान झोंक दिया था टोटल। किसी न किसी एग्जाम के थ्रू उनको असफलता मिलती है, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को बाउंस बैक करें, फिर से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। क्या रखा है पहले बेहतरीन बनने में। मजा तो तब है, पहले बेहतर बनो फिर बेहतरीन बनो। बॉन्ड के बारे में बताइए, हाँ। उसमें क्या बॉन्ड होता है, क्या A to Z बॉन्ड के बारे में बता दीजिए। ओके ओके। अभी बॉन्ड से पीड़ित हूँ, उसी का मेरे साथ केस चल रहा है ना। तो अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू कोर्सेज पे हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच सी, जो कि सिर्फ 1999 रुपीज, अशोका 2024 बैच बी, जो कि सिर्फ 1999 रुपीज, साथ ही साथ अभय बैच जो कि सिर्फ 899 रुपीज में अवेलेबल है। ये तीनों ही बैचेस सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। इस बैच के थ्रू आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी, एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार्क, एचपीसीआईएल, इसरो, ऑल स्टेट एईजे और पीएसयू की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हैं, जो कि आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर की जाएंगी। और यहाँ पे आप लोगों को क्लास नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट, तीनों टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैचेज में आप लोग को इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, और क्लास नोट्स होगा। साथ ही साथ आप लोग का जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसके लिए डाउट इंजन्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप लोग को 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा। और ये कूपन कोड सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पे ही एप्लीकेबल है। तो हेलो अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द चार्ज बुक पे। और थैंक यू सर, फिर से इस मौके को दोबारा देने के लिए। मैं पिछली बार भी एसएससी जेई के स्ट्रेटजी के लिए और अपने जो भी स्ट्रगलिंग लाइफ है उसके बताने के लिए मैं उससे पहले उपस्थित हुआ था। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ। तो पिछले सेशन में भी आपने बहुत ही धांसू तरीके से अपनी जो भी स्ट्रैटेजी रही है और आपका जो भी जर्नी था वो शायरी के माध्यम से आपने बताया था, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। अभी जो है सो बहुत ज्यादा क्रिटिकल समय है, बहुत लोग डिप्रेस्ड हैं एसएससी जेई को लेके, और अगला जो एग्जाम है वो पीजीसीआईएल है। तो पीजीसीआईएल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में एक स्मॉल इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी कहाँ पे आप पोस्टेड हैं, और दिसंबर के बाद आप कहाँ पोस्टेड होने वाले हैं। ठीक है। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं बिहार के गया जिला से हूँ। मैं 2022 में पावर ग्रिड NR2 रीजन ज्वाइन किया था। अभी मेरा पोस्ट पंजाब पटियाला में है। और मैंने पावर ग्रिड में होते हुए भी एसएससी जेई की तैयारी किया था 2022 का, जिसमें सिलेक्शन हो गया है। मैं इस पावर ग्रिड को एक महीने बाद रिजाइन करने वाला हूँ और एसएससी जेई CPWD ज्वाइन करने वाला हूँ दिसंबर में। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि पीजीसीआई के बारे में एग्जामिनेशन जो है उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए, अगर कोई फ्रेशर हो तो फ्रेशर को या फिर कोई दूसरे अगर 3-4 साल से तैयारी कर रहा हो तो उसे पहले सोचना चाहिए कि किस टाइप का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब एक एनालिसिस करने का नजरिया साफ होना चाहिए। यानी कि हम पिछली बार देखा था कि टोटल 170 क्वेश्चन में पिछली बार से जीके जीएस को भी ऐड कर दिया गया है। 120 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जा रहे हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक में। 10 इंग्लिश का है, 10 रीजनिंग है
15 जीके जीएस है, 15 मैथ है। तो मैंने पिछली बार देखा था, उसमें से टेक्निकल पोर्शन में कहाँ से, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है। मैंने देखा बेसिक से लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिक में सारा आ गया, जो भी डीसी नेटवर्क हो गया, थ्योरम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, और मशीन से थोड़ा वेटेज कम कर दिया गया। टोटल लगभग 20 क्वेश्चन पूछा है। इसमें से मशीन में सबसे ज्यादा सिंक्रोनस मोटर से पूछा जा रहा है। फिर देखा जाए तो पावर सिस्टम में टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें भी पावर सिस्टम में जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आपका ट्रांसमिशन से पूछा जा रहा है। मेजरमेंट में लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब अभी का देख रहे हैं कि इसमें कुछ नए सब्जेक्ट को भी ऐड किया है, जैसे सिग्नल सिस्टम को ऐड किया। सिग्नल सिस्टम में ज्यादातर जो भी डिटेल में पढ़ाया जाता है। प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज होता है उससे पूछा जा रहा है। और कंट्रोल सिस्टम से लगभग 2-3 क्वेश्चन थे इसमें। और एक ये भी पैटर्न अभी चला है कि डायरेक्ट इसके बारे में नहीं पूछता है, एक फिगर दिखाता है, पूछता है कि इस फिगर में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने अभी यूटिलाइजेशन में देखा था, तो वहां पर एलईडी बल्ब का पूछ रहा था, फ्लोरोसेंट लैम्प का पूछ रहा था, इंडिकेशन दिखाकर एक वायरिंग दिखा दिया था। हम्म। पूछा कि इसमें ये क्या डिनोट करता है। तो सिंबल वगैरह पूछा जा रहा हाँ, सिंबल वगैरह पूछा जा रहा है अभी। है। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो, अगर हम लोग अभी जैसे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग एसएससी जेई का प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, तो एसएससी जेई ठीक से है। अगर कंपेयर करें तो दोनों का लेवल में क्या डिफरेंस रहता है? किसका अपर एंड किसको बोलेंगे कि हाँ थोड़ा सा टफ है, या फिर किस टाइप का पेपर रहता है, दोनों कंपैरिजन में बता दीजिए। अगर टेक्निकल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टेक्निकल लगभग एसएससी जेई में थोड़ा इसे टफ पूछता है। बाकी दोनों का लेवल अपने अपने लेवल पर, मतलब कि मॉडरेट लेवल का पूछता है। ये नहीं कि ज्यादा इजी पूछ रहा है, ये नहीं कि ज्यादा हार्ड पूछ रहा है। बस पावर ग्रिड में ये है कि अगर मैथ का लेवल है ना, जो पहले 2-3 साल से थोड़ा लेवल अप कर दिया। अच्छा, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो कब आपने स्टार्ट की थी पीजीसीएल को लेके? ठीक है। मैंने क्या था ना, 2020 में पास आउट हुआ था, तो लगभग 1 साल कोरोना आया था। तो कोरोना काल के बाद सामने जैसे पावर ग्रिड NR1 का फॉर्म था, SR1 SR2 था, DFCCL था, UPPCL जेई था। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि एक होता है ना कि ये एग्जाम नहीं निकल रहा तो दूसरा एग्जाम निकल जाएगा। तो मैंने हम्म। इसी बेसिस पे तैयारी किया था। तो लगभग धीरे धीरे 5-6 एग्जाम नहीं निकला। उस समय उसके बाद क्या हुआ था कि पहले NR2 रीजन का फॉर्म आया था, उसके बाद इसे कैंसिल कर दिया गया था। उस टाइम मैंने NR2 रीजन का फॉर्म नहीं भरा था, और दूसरे रीजन का फॉर्म भरा था। अच्छा अच्छा। तो मतलब सारे एग्जाम हमारे से मतलब हाथ से निकल गए थे उस टाइम। उस टाइम बस NR2 रीजन ही बचा था पावर ग्रिड का। एक होता है ना कि अगर तैयारी करना है तो इस प्रकार से तैयारी करो तुम कि वो ही एग्जाम तुम्हारा आखिरी एग्जाम हो। तो मैंने बस यही सोचा था। तो पावर ग्रिड के NR2 पूरा मतलब जान झोंक दिया था टोटल। इंग्लिश भी हमने अच्छी, नीतू मैम का बुक होता है उसका पढ़ा था बढ़िया से। उसमें लगता है 10 में से लगभग 6 इंग्लिश हमारे सही हो गए थे। और टेक्निकल तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा था। हम्म। और रीजनिंग भी ठीक था पहले। उसके उस समय तो जीके जीएस पूछा ही नहीं करता था। तो अभी मान लेते हैं कोई भी स्टूडेंट है, फ्रेशर है, जस्ट पास आउट हुआ है डिप्लोमा से, और उसको प्रिपरेशन करनी है पीजीसीएल की, तो उसको कहाँ से बेसिक से करना चाहिए? ये एक कमेंट है लास्ट वीडियो, जैसे चंदन सर के साथ जो हुआ था, तो उसमें भी एक कमेंट था कि सर बेसिक से कहाँ से करें, कौन से कोचिंग से करें, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि बेसिक से लोग कहाँ से प्रिपेयर कर सकता है सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक है। इस मुद्दे पर तो मैंने उसी लेक्चर में बात कर दिया था कि अगर कोई बंदा फ्रेशर है, और फ्रेशर होते हुए भी अगर उसने सेमेस्टर के दौरान बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया, उतना खुद से हैंडल नहीं हो पाता, उसे अपना अपने तरफ से मतलब बुक से नहीं पढ़ पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए कि किसी एक जो भी बेस्ट टीचर हो उसका कोर्स लेकर
और उसी के हिसाब से मतलब पढ़े, साथ साथ में वो बुक को भी फॉलो करे। तो ये मतलब फ्रेशर कर सकता है, और बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव बुक है उसे भी लगाते रहे। साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, उसको भी साथ में देखते चलिए। कभी कभी होता है कि हम लोग उन पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं या फिर टाइम बर्बाद कर लेते हैं जो पोर्शन से कभी पूछा ना गया हो और ना पूछा, चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले है कि जो हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, और टाइम को बचाते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी। नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप बताइए कि जीके जीएस नहीं, का आप। हाँ बताइए। नहीं, कारण क्या है ना कि जैसे कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 20% योगदान रहता है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने से। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मानना है कि हम्म। जो 70 to 80% क्वेश्चन होता है ना, वही 20-30% में से ही आता है। टॉपिक सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है, किसी भी एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, अपना उसका फेवरेट टॉपिक्स होता है। उस टॉपिक्स के इर्द गिर्द वो घूमता है अक्सर। तो लोगों को समय पैटर्न समझना ज्यादा जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल पे। जैसे मान लीजिए कि अगर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं तो हमको छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखना है, बहुत भारी नहीं देखना है। जिस लेवल का पूछा जाता है उससे एक लेवल बढ़ के तैयारी रखनी है, ताकि एग्जाम में अगर कभी बाउंसर आ जाए तो उसको भी हम लोग डक कर सके। तो अच्छा, एक एक और दिक्कत आ रही है लोगों में कि बहुत लोग अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बट जो एसएससी जेई की वजह से या फिर किसी भी एग्जाम, मान लेते हैं कुछ दिन के बाद कोई वीडियो देखेगा, किसी न किसी एग्जाम के थ्रू उनको असफलता मिलती है। तो उन स्टूडेंट के लिए आप हम्म। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को बाउंस बैक करें, फिर से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें? क्योंकि डीमोटिवेशन जरूर आता है। आप बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं एग्जाम से कि हाँ मैंने बहुत पढ़ाई की थी, रैंक आना चाहिए था, मार्क्स आना चाहिए, बट इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट का 100 से भी बिलो मार्क्स आया। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जैसे क्या है ना, अगर वो 100 से कम आया उसे, वो मतलब अभी लगभग बहुत सारे एग्जाम फेस कर लिया होगा। बिल्कुल। तो मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका मार्क्स बहुत कम आ रहा है, मतलब फेलियर हो रहा है, तो आप इससे हताश मत होइए। बल्कि आपने जो भी ब्लंडर किए हैं, तो आप इसे देखिए, सुधार करिए, और पूरे जितना पहले जोश जुनून था, बस उसी को थोड़ा और बढ़ाइए। पूरे जोश जुनून के साथ आप फोकस करिए अगले एग्जाम को। ये मत देखिए कि मैंने पीछे हमारे साथ इतना एग्जाम दे दिया हूँ, कुछ निकला भी नहीं है। तो एक होता है, मैं मानता हूँ कि डिप्रेशन लेवल थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, पर फिर भी अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करिए कि आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूरे जोश जुनून के साथ तैयार रहिए। रिजल्ट जरूर होगा। बहुत सही बात कहा कि मेरा भी मानना है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप लगे रहिए। अगर आप एग्जाम के रिजल्ट को देख के अगर आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं या फिर होता है कि ब्रेक ले रहे हैं, तो वही आपको बाद में फिर से आप सफलता दिलाने का कारण बनेगा। क्योंकि ब्रेक होते ही आपका सारा जितना भी आप पढ़े थे, आपका लेवल सीधा डाउन हो जाता है, आप जीरो पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब अगर बात हम करें। एक प्रो- हाँ बताइए। अगर हम प्रॉपर एक एसएससी जेई की बात करें, कि लोग सोच रहे थे कि इस बार एसएससी जेई करेक्ट कर लेना है, उन्हें थोड़ा नंबर कम आया है, तो मैं उसके लिए कुछ बात कर रहा हूँ कि क्या रखा है पहले बेहतरीन बनने में। मजा तो तब है, पहले बेहतर बनो फिर बेहतरीन बनो। यानी कि अगर हम बात करें ना, लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में सीपीडब्ल्यूडी यानी एसएससी जेई सबसे बेस्ट है, तो इसी के हिसाब से, इसी के बेसिस पे मैं इसे बेहतरीन जॉब की कैटेगरी में लाता हूँ। मैंने भी क्या किया था कि स्टार्टिंग में मेरा भी पहला एग्जाम एसएससी जेई का दिया था, बेहतरीन की तलाश में। पर उस केस में नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, पहले बेहतर बनते फिर बेहतर बन। बेहतरीन की तलाश करते। तो मैंने पावर ग्रिड सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो पावर ग्रिड में रहते ही मैंने तैयारी किया बेहतरीन की तलाश में, और हमें बेहतरीन मिल भी गया। तो मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मत सोच कर निराश होइए कि हमारे हाथ से बेहतरीन चला गया। ये सोच के आप खुश होइए कि अभी जस्ट एज ए बेहतर पावर ग्रिड है, तो आप पहले पावर ग्रिड ज्वाइन करिए या फिर कोई दूसरे जॉब ज्वाइन करिए जो बेहतर लगे आपको, फिर आप बेहतरीन की तलाश में जाइए। बिल्कुल। एक और चीज होता है कि आप जैसे कोई भी, जैसे आपने बताया बेहतर के बारे में बताया, पीजीसीआई या फिर कोई भी स्टेट जेई का एग्जाम हुआ, उसमें सिलेक्शन के बाद आदमी का जो कॉन्फिडेंस, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। और वो, बहुत ज्यादा पुशअप हो। हाँ, वो आप फील कर रहे होंगे, ये मैं मानता हूँ कि आपको पता चल रहा होगा कि
मुझे अभी भी याद है कि आपने बताया कि 15 डेज के अराउंड आपने प्रिपरेशन की थी और आपने फोड़ दिया था, बिल्कुल। क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस लेके चलता है ना लोग, वो बहुत ज्यादा काम आता है। हाँ, ये बात सही है। अगर एक सीधा साधा एक एक पंक्ति के माध्यम से बोला जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर बेहतर बेहतरीन के बीच तुलना किया जाए तो हम्म, तो ने ऑलमोस्ट सारे सारे कैटेगरी में, सारे फील्ड में ये नियम को जरूर फॉलो करता है। वो होता है अगर 2-3% अगर अपवाद हो कि डायरेक्ट कोई तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र में जा रहा है, पहले बेहतरीन ही मिल जाता है उसे। पर ऑलमोस्ट सारे केस में पहले वो बेहतर बनता है, तो उसके बाद ही बेहतरीन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। वो उस टाइम उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो मैंने इस पे लिखा था क्या कि बिना बेहतर बने बेहतरीन के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आप पहले बेहतरीन के पीछे भागोगे तो आप बेहतर और बेहतरीन दोनों से हाथ धो बैठोगे। इसलिए पहले बेहतर बनो, फिर बेहतरीन के पीछे भागो। अगर ऐसा करते हो तो बेहतरीन खुद और खुद आपके पीछे आ जाएगा या फिर आ जाएगी। तो सर ने पंक्ति के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया कि अभी जो टारगेट सामने है, जैसे पीजीसीएल हुआ, डीएफसीसीएल का भी एग्जाम वगैरह होते रहता है, डीआरडीओ आने वाला, इन सबको पहले अभी प्रिपेयर, जो सामने है उसको प्रिपेयर कीजिए। आपका क्या गोल है? कोई भी एग्जाम, आरआरबी जेई भी हो सकता है, एसएससी जेई भी हो सकता है, तो वो हाँ, मैं यहाँ बात, बोलना हाँ चाहता हूँ, इससे कहिए। हमारे लिए तो बेहतरीन ये लग रहा है ना, किसी के लिए बेहतरीन एनपीसीआई होगा, किसी के बिल्कुल। लिए आरआरबी जेई होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एसएससी जेई को ही बेहतरीन मानिए। हम्म, आपके मतलब लिए जो, आपको जो चाहिए वो बेहतरीन है, हाँ, सिंपल। इसलिए पहले बेहतर से पहले बेहतर की तलाश चाहिए। अच्छा, तो पीजीसीएल के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए कि एक स्टूडेंट का कमेंट था कि बॉन्ड के बारे में बताइए, हाँ, उसमें क्या बॉन्ड होता है, क्या ए टू जेड बॉन्ड के बारे में बता दीजिए। ओके ओके। अभी बॉन्ड से पीड़ित हूँ, उसी का मेरे साथ केस चल रहा है ना। आप बता दीजिए। क्या है ना कि पावर ग्रिड में लगभग 4 ईयर का बॉन्ड है। 1 ईयर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद 3 ईयर का टोटल, जो भी रेगुलर होने के बाद टोटल बॉन्ड है। अच्छा। पहले क्या था कि 2.5 लाख ओबीसी के लिए, 2.5 लाख प्लस जीएसटी बॉन्ड था। अब कर दिया क्या है कि पीएसयू में जीएसटी को हटा दिया गया है, यानी कि अब अच्छा। टोटल 2.5 लाख ही देना पड़ेगा अच्छा। ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए 1.25 लाख है प्लस जीएसटी। तो पहले था, अब जीएसटी हटा दिया गया। जनरल के और लिए। ये भी केस है ना, अगर आप कहीं ज्वाइन कर लिए, जैसे मैंने पावर ग्रिड में ज्वाइन किया था, अगर मैंने हम्म, पावर ग्रिड से पहले एसएससी जेई का फॉर्म भरा होता तो इस हम्म, केस में मेरे को बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता उसमें। पर क्या है कि वहां ज्वाइन करने से पहले हमें यहाँ से एनओसी या फिर रिलीविंग लेटर लेकर जाना पड़ेगा। तो हम्म। रिलीविंग लेटर के लिए हमें पहले बॉन्ड पे करना पड़ेगा, उसके बाद ये यहाँ से रिलीव करेंगे इन लोग। अच्छा, तो मतलब कि अगर आप पहले से फॉर्म भर दिए होते और पहले मेंशन कर चुके होते कि हाँ ये फॉर्म मैंने भरा है, जैसे कि अच्छा, सीपीडब्ल्यूडी में भी ये आपको भी है भरने ना, के लिए मिला है। इन लोग बोल रहा था अगर आप ज्वाइन भी कर लिए पावर ग्रिड, उसके बाद भी फॉर्म भरे हैं, तो आप आरएसक्यू में आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं इस चीज का तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके हम्म। बाद मेरे को बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा या फिर बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। पर अगर टेक्निकल आप रेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं। पहले ऐसा करते हैं ना, तो फिर ध्यान में लोग आप ही पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये तो छोड़कर हम्म, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा इसे काम करो, पढ़ने का मौका मत दो। हम्म, तो हम्म, ये मतलब बताना ठीक नहीं रहता है। हम्म। अच्छा, तो हम्म। अब हमको बताइए कि क्या आपका स्ट्रेटजी क्या था पीजीसीआई को लेके, कैसे आप पढ़ते थे? पीजीसीएल का स्ट्रेटजी यही था कि मैंने तो बताया कि पहले से जो भी टेक्निकल वगैरह था उन्हें सारे को बढ़िया से कर लिया था। एक होता है ना, जैसे आप बहुत पढ़ लिए हैं, हम्म, बस एक मैंने देखा, मैंने दोस्त यार को देखा कि टाइम मैनेज नहीं कर पाने के कारण उसने जो भी इजी क्वेश्चन रहता है वो सारे गलती कर देते हैं। हम्म, पहले मतलब टाइम, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करना, यानी कि टाइम मैनेज कब होगा, जब आप 3 अटेम्प्ट में टोटल क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब 3 बार आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। पहले इजी, फिर उसे थोड़ा सा टफ, फिर उसे टफ। हम्म। तो ऐसा, यानी कि अब लास्ट के दिनों में आप लोग का अगर तैयारी हो गया है, तो कोशिश ये भी करना है कि जैसे आप टेक्स्ट बुक वगैरह शेयर देते हैं तो मोबाइल पर देते हैं, मोबाइल पर अगर हो सके तो सिस्टम पर टेस्ट दीजिए, वहां से भी टाइम मैंने आराम से हो जाता है। और जो एक प्रेशर होता है ना, उस केस में ये क्वेश्चन बना रहे नहीं बना तो थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ गया, तो जो भी क्वेश्चन इजी था वो भी गलती हो जाता है। यानी कि अभी से ये कोशिश करिए कि प्रत्येक 5 दिन पर हम्म। एक सिस्टम पर टेस्ट जरूर देना है।
अच्छा। एकदम वही मूड में। अच्छा, ये एक हमको बच्चों का एक ये है, डाउट है, डाउट यानी नहीं मतलब कंप्लेन कहेंगे। उनका कहना है कि हम टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देते थे, उसका लैंग्वेज हमको सही लगता था, समझ में आता था। दूसरा चीज कि उसका जो डेस्कटॉप पे जो उसका जो इंटरफेस है, क्वेश्चन पूरा दिखता है, ज्यादा स्क्रॉल करना नहीं पड़ता है। और जो अच्छा। एग्जामिनेशन में पेपर आता है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसको जूम कर दिया है, और एक क्वेश्चन का ऑप्शन देखने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, और उसके लिए आप क्या करते थे, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और प्रेशर वहीं से बिल्डअप करने लगता है। नहीं, एक्चुअली ना देखने का जो नजरिया है ना उसी क्षण टेस्ट हो जाता है आदमी का। यानी कि हम्म। पहले आप दो ऑप्शन आ रहा है ना, अगर फिगर का है हम्म। तो आप थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट करें कि हाँ यहाँ पर ये डिफरेंट चीज है। ये नहीं कि बार बार ऊपर नीचे करते रहो, उसमें भी नहीं क्लियर पता चल रहा है कि इसमें क्या चेंज है, नीचे भी क्या चेंज है। मतलब थोड़ा सा एक माइंड वहां पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि ऊपर दो ऑप्शन में ये चेंजेस है, नीचे ऑप्शन में ये चेंज है, तो आंसर ये हो जाएगा। ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए उसमें, अगर नहीं वही बार बार नहीं, ऊपर नीचे। यहाँ यहाँ पे होता है कि लोग जो सोच के आते हैं वैसा नहीं हो रहा होता है, लोग सोचते हैं कि ऐसा आएगा, क्योंकि वहाँ जो ये वाला जो होता है रोल करने वाला माउस का, वो भी काम नहीं करता है। वहां आपको कर्सर से क्लिक करके स्लाइड नीचे करना है। तो वो सब भी लोग को लगता है कि यार इस बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। वहां लगता था 10 सेकंड या 12-15 सेकंड लग रहा है, तो वही 2-4 सेकंड जो हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लग रहा है, वो जाके लास्ट हम्म। में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा कि घट गया। तो मेरा मानना है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलिए। आपको टेस्ट देते हैं तो मान के चलिए कि मेरा 5 मिनट वहां घटेगा। 5 मिनट घटेगा भी अगर, ये केस लगभग फ्रेशर के साथ ही होते हैं कि पूरा सिस्टम पता नहीं रहता किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये वगैरह। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर बात करें जैसे टेस्ट सीरीज का आप बात कर लिए, बुक्स का भी आपने बताया कि बुक्स का थोड़ा फिर से आप ओवरव्यू दे दीजिए, क्योंकि वो वीडियो जैसे आप कोई सुनो, देखने जाएगा जैसे कि ये है नहीं। ना, टेक्स्ट बुक वगैरह की बात था ना अभी। हम्म। मतलब लोग भी सोचते हैं कि एक सेट देने का चंदन जी भी बताए थे कि किस प्रकार से सेट देना चाहिए। अगर हम्म। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑप्शन में तीन चार ऑप्शन है, अगर आपको लगे कि हाँ दो ऑप्शन आप क्लियरली रूप से छाट लिए हैं, दो हम्म। ऑप्शन ही बचा है, तो उस केस में आप चांस लगा सकते हैं। अगर कैलकुलेटेड आप रिस्क दो रहता है। ऑप्शन अगर आप दो ऑप्शन छाटे भी नहीं हैं और लग रहा है कि अच्छा दो ऑप्शन है, तो उस केस में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं हम्म। पहले ही बताया था कि किस प्रकार से टेक्स्ट बुक पर इफेक्टिव रूप से सेट देना चाहिए। हम्म। जैसे में इसका एक प्रॉपर कॉपी रहना चाहिए, जो भी आप गलती कर रहे हैं उस हम्म। गलती को इसमें लिखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप टारगेट मत सेट करिए, क्योंकि अगर टारगेट आप सेट करते हैं तो हम्म। से अगर कम आता है नंबर तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब एक होता है ना अपने बिल्कुल। आप में गिल्टी फील करना कि हम इतना टारगेट लिए थे, इतना कम गया, मतलब एक एनर्जी का लेवल हाँ। कम हो जाता है। हम्म। मेरे हिसाब से रैंक लोग को अक्सर देखना चाहिए। अगर टेक्स्ट बुक पे भी आप दे रहे हैं तो मार्क्स नहीं देखिए कि कितना आया, आप देखिए कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि 2,000-4,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आपका रैंक सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। कम में आपको जितना सोचे उससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, और डिफिकल्ट रहेगा तो आप नहीं जितना सोचे उतना से 10-20 नंबर पीछे ही रह जाइएगा। तो दोनों सिनेरियो आप लोग को नहीं, ये समझना भी पड़ेगा। सोच लेते हैं ना, जैसे रैंक के हिसाब से बात कर रहे थे लोग, ये भी सोच लेते हैं उसका तो 50, अगर 50 क्वेश्चन का है तो 50 में 49 आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले लॉगिन कर लेते हैं दूसरे अकाउंट में, फिर नंबर बढ़ाने के चलते, रैंक लाने के चलते डायरेक्ट सेट मार देते हैं देखकर। हम्म। तो इससे ये नहीं देखना कि हमें उसका इतना नंबर आ गया, अपने हिसाब से ये जज करना आ जाना चाहिए कि इस सेट का लेवल इतना है, तो इतना, अगर कोई भी बढ़िया बच्चा होगा तो इतना लेवल, इतना नंबर ही आ सकता है। ये वो नहीं कुछ कि कुछ फॉल्स स्ट्रिक्ट। एंट्रीज भी होते हैं। हम हम्म। लोग भी एसएससी के टाइम में देते थे तो बहुत लोग 190 प्लस लाता था, तो पहले देख के लगता था ये क्या है यार, ये कहाँ से ला रहा है हम लोग से उतना जा नहीं रहा है। तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये लोग सब यही काम करना है उनको, एग्जाम में नंबर नहीं लाना है, यहाँ ला के किसी को दिखाना है कि देखो मुझे इतना आ रहा है। अच्छा, तो अब बात करेंगे कि एक एक कमेंट लोगों का है कि कलर ब्लाइंड पर्सन के बारे में, कि क्या उनको रिजेक्ट किया जाता है या फिर सेलेक्ट किया जाता है। ऐसे यहाँ पर उतना टफ मेडिकल नहीं होता है पावर ग्रिड में। फिर भी हम्म। ऐसा केस तो मैंने देखा ही नहीं कि किसका कलर ब्लाइंडनेस था। मतलब अभी केस आया ही नहीं है मेरे सामने अच्छा कि अच्छा। कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब अभी तक कोई बंदा कलर ब्लाइंडनेस नहीं था। अगर मतलब उतना दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, एक अगर बार कलर ब्लाइंडनेस एक बार आप तो बस ऐसा है। अपने एंड से
जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उसे एक बार पूछ लीजिएगा, और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, क्योंकि कमेंट आया हुआ है। और जब मन में ये सब डाउट आ जाता है तो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता है कि पता नहीं हम पढ़ेंगे हाँ होगा नहीं ठीक। होगा। ठीक है सर। नहीं, ऐसा भी केस होता है ना, अगर आपका कलर बनाने से है, तो इसमें भी पावर ग्रिड में क्या होता है, दो डिपार्टमेंट होता है, टीएलएम होता है, एक सब स्टेशन होता है। हम्म। तो इस केस में टीएलएम ठीक रहता है, उनको अच्छा। दे दिया जाता है या फिर दे देते हैं। ऐसे में क्लियरली हाँ पूछ कर, आरएसक्यू या वगैरह हो चाहे यहाँ पर जो भी हेड हो, मैं उससे हम्म। पूछ कर बता दूंगा। ओके ओके। और जैसे कि एक और स्टूडेंट का कमेंट है कि डिप्लोमा 2021 में कंप्लीट हुआ है, अभी बीटेक चल रहा है, तो भर सक मतलब हम्म कि एग्जाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम्म। देखिए, मैं इस केस में सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है, अच्छी तरह से पढ़ाई किया है, हम्म। और आपके पास फाइनेंशियली ठीक है, हम्म। तो आप बीटेक को कंटिन्यू करिए। इधर इस क्षेत्र में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप क्या है कि डिप्लोमा भी कर लिए हैं, पढ़ने में भी ठीक नहीं है, और बीटेक की तरफ जा रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि बीटेक भी करना है साथ साथ में, और डिप्लोमा भी एग्जाम देते रहना है, तो इस केस में सही नहीं रहेगा। कोई एक काम कीजिए पहले। हाँ, कोई एक काम करिए, अगर आप फाइनेंशियली ठीक है, तो आप पढ़ने में भी ठीक है, तो आप बीटेक करिए। बीटेक करने के बाद जो जो होगा देखा जाएगा। नहीं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। तो आई होप कि सारा डाउट क्लियर हो गया, और वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है, तो जो हम लोग डिसाइड किए थे कि वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसे, वहाँ पे काम करते हैं, क्या करना पड़ता है, सैलरी क्या मिलती है, क्या क्या सैलरी रहता है। अलाउंसेस क्या मिलते हाँ, हैं, प्रमोशन। प्रमोशन का क्या यही तो सिनेरियो मैं है, ये लोग जानना चाहते यही हैं। तो तो ये हाँ हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो तो लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक चीज के बारे में बात किया, और यहाँ से शायरी के माध्यम से भी बहुत अच्छे से लोगों को कुछ समझ में आया कि सीनियर लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन से वो लोग गुजर चुके हैं। ऐसा होता है कि लोग को लग रहा है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। तो अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और नेक्स्ट सेशन में हम ठीक लोग बात करेंगे ठीक है। आगे के बारे में। यहीं पे एंड करें। ठीक है, ठीक से, थैंक यू। ओके। मिलते हैं वहां पर। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल, दिसंबर में मिलेंगे और पार्टी होगा। ठीक है। ठीक है। ओ, चलिए। ओके। ठीक।